हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम लोग गोल्जी एपरेटस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गोल्जी एपरेटस स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये विजुअलाइज करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारे सेल में एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है। देखो, उसके लिए हम यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनेल जो हमने डिस्कस किया था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ ही ये पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना गोल्जी एपरेटस, ये स्ट्रक्चर्स हमेशा इस ईआर के आसपास ही प्रेजेंट होगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके आसपास ही हमेशा गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होगा। रीजन बिहाइंड ये है कि इसका जो फंक्शन है और इसके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमेशा ईआर और गोल्जी एपरेटस आपको एक सेल में आसपास ही देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो स्ट्रक्चर है इनको सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट, सबसे पहले देखने वाले माइक्रोस्कोप में और इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे कैमिलियो गोल्जी। तो वही हमारा सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया कि अपने नाम पे ही इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स का नाम रख दिया। इनका जो नाम था ये बोले कि हम ही सबसे पहले देखे हैं और हम ही इस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी दुनिया को बताए हैं, तो मेरे नाम पे ही इन स्ट्रक्चर्स का नाम होगा, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स का नाम है गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसे है। देखो, इनका बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें एक इस तरीके से फेस होता है और ये जो इसका फेस है ना ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होगा। इस फेस को हम लोग सिस फेस बोलते हैं और सिस फेस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है, पहला पॉइंट। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक लंबे लंबे वेसाइकल्स है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए लंबे लंबे वेसाइकल्स है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज्ड है। तो एनसीईआरटी इन पैरेलल अरेंज्ड स्ट्रक्चर के बारे में बोलता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स है, लंबे लंबे वेसाइकल्स है या फिर फ्लैटेंड सैक है। फ्लैटेंड सैक, देखो फ्लैटेंड सैक ये वर्ड यूज किया है इन लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है ना, तो फ्लैटेंड सैक का मतलब होता है चपटे, सैक मतलब होता है थैली, चपटे चपटे लंबे लंबे थैलियां हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज्ड है। देखो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल अरेंज्ड है और एकदम चिपके हुए अरेंज्ड है। पैरेलल तो है, साथ साथ ये चिपके हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपक के प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें स्टॉक में प्रेजेंट है बोला जाता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, ऐसे चीज जो एक दूसरे के नीचे प्रेजेंट है या फिर एकदम बगल बगल में चिपके हुए प्रेजेंट है, उसके लिए ही स्टॉक शब्द यूज होता है। तो वही बोल रहा है एनसीईआरटी कि ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज्ड है और स्टॉक में अरेंज्ड है, इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्स बोला जाता है। ये जो पैरेलल अरेंज स्ट्रक्चर है इन्हें ही सिस्टर्स बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, मेम्ब्रेन से घिरे हुए वेसाइकल्स है लंबे लंबे जो कि पैरेलल अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ स्टॉक में, जिन्हें हम सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये सिस्टर्स है जो दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अरेंज्ड है। एक एक स्ट्रक्चर को सिस्टर बोला है, यानी कि जो पूरा गोल्जी एपरेटस है ये बहुत सारे सिस्टर्स के पैरेलल अरेंज होने से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट हम यहाँ पे पहले समझाते हैं, इसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा न्यूक्लियस को हम ऊपर बना दिए। एक्चुअल में ये अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर पे प्रेजेंट होता है लगभग, और प्लांट सेल में तो बेसिकली थोड़ा कोना में ही प्रेजेंट होता है क्योंकि लार्ज जो स्पेस होता है वो एक ऑर्गेनेल दैट इज वैक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, हम छोटा सा एक ईआर बना रहे हैं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ईआर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल में पढ़े थे कि ईआर दो प्रकार का होता है, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना एंड एसईआर का होता है लिपिड सिंथेसिस करना। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज किया गया है हमारे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, यही सिंथेसाइज किया ना। जैसे लेट्स सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन है,
ये प्रोटीन है जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसिस किया गया है। अब ये जो प्रोटीन है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है गोल्जी एपरेटस के इस फेस में। देखो, इस फेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको? प्रोटीन को, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया था। तो प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसफर कर दिया जाता है गोल्जी एपरेटस को। क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? इसको पैक करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए। लेट्स सपोज करो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया गया था ईआर के द्वारा, इसको मॉडिफाई करना है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। अगर इसको मॉडिफाई कर देंगे, इसके स्ट्रक्चर को ऐसा कर दिए और साथ में कुछ इसके साथ अटैच कर दिए, तो देखो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो ये दूसरा प्रोटीन बन गया, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे प्रोटीन की नीड भी होती है सेल में, तो जो बना है उसको मॉडिफाई करना, उसको मॉडिफाई करने का काम हमारा ईआर का होता है। ये जो बना है प्रोटीन, इसको पैक करने का काम, इसको पैक करने का काम भी किसका होता है? हमारे गोल्जी एपरेटस का होता है। तो प्रोटीन को मॉडिफाई करना हो, चाहे प्रोटीन को क्या करना हो, उसको पैक करना हो, ये काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो ईआर कुछ बना के भेजता है ना, कुछ मटेरियल, तो उसको कभी कभी ये स्टोर भी करता है, तो इसका फंक्शन स्टोरेज का भी होता है। अब देखो इसका फंक्शन पढ़ो, द मटेरियल सिंथेसाइज बाय ईआर, ईआर के द्वारा जो मटेरियल सिंथेसाइज किया गया है उसको पैक करना। ईआर क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीजों का सिंथेसिस करता है। तो इसको क्या करना? इसको पैक करना, ठीक है, इसको पैक करना, इसको मॉडिफाई करना और इसको पहुंचाना अलग अलग टारगेट्स पे। मतलब लेट सपोज करो जो प्रोटीन यहाँ हमारे गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनाया गया है सेल के अंदर, उसकी नीड कहीं दूसरी जगह पे सेल पे है, कहीं दूसरी जगह पे सेल पे है, वहां पे बहुत ज्यादा नीडेड है, तो उस जगह पे पहुंचा देने का काम भी गोल्जी एपरेटस का होता है। क्या होता है? पहुंचा देने का काम भी गोल्जी एपरेटस का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको डिस्पैच करना। डिस्पैच का मतलब क्या होता है? पहुंचा देना उस जगह पे अलग अलग टारगेट्स पे। टारगेट किसको बोलेंगे? जहां पे नीड होगी उसी जगह को टारगेट बोलेंगे ना। तो जहां जहां पर नीड है सेल में, उस जगह पे पहुंचाने का काम भी हमारे गोल्जी एपरेटस का होता है। सबसे पहले प्रोटीन को मॉडिफाई करना, फिर उसको पैक करना और उसको पहुंचाना। लेना किससे? ईआर से लेना, उसको मॉडिफाई करना, उसको पैक करना, फिर उसको पहुंचाना, ड्रॉप करना। ये काम किसका है? हमारे गोल्जी एपरेटस का है, ठीक है। अब ये जो टारगेट्स है ना, ये सेल के अंदर भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो टारगेट है, पहुंचाने का जो टारगेट है, वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो सेल है, ये जो प्रोटीन बनाया है उसको बाहर सिक्रीट करे। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल कुछ चीजें सिक्रीट करती हैं, ठीक है, सिक्रीट करती हैं एक सेल। तो उस केस में क्या होगा? इस चीज को बाहर पहुंचाने का भी काम हमारे गोल्जी एपरेटस का होता है। तो टारगेट्स पे पहुंचाना, चाहे वो अंदर टारगेट प्रेजेंट हो, चाहे वो बाहर टारगेट प्रेजेंट हो, बाहर पहुंचाना हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये काम भी गोल्जी एपरेटस का होता है। अब इस पॉइंट को पढ़ो, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रू गोल्जी एपरेटस। ये काम गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फंक्शन डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो भी मटेरियल ईआर भेजता है उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना या फिर उसको बेसिकली पैक करना, ये काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, थैली में पैक करना। पैक किस में होता है? ये इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सुगर्स इनके पास भेज दिए जाते हैं, सिंपल सुगर्स, और बोला जाता है कि तुम इसको कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स सुगर में। तो सिंपल सुगर इस तरीके से सुगर का मॉलिक्यूल ये भेज दिया गया हमारे गोल्जी एपरेटस के पास। तो गोल्जी क्या करेगा? बहुत सारे ऐसे सिंपल जो सुगर्स है उसको एक कॉम्प्लेक्स सुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल सुगर्स को कॉम्प्लेक्स सुगर में कन्वर्ट करने का काम भी गोल्जी एपरेटस का होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो गोल्जी एपरेटस है इनका एक और काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले समझो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम जब आपको लाइसोसोम डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे इन एंजाइम्स के बारे में। अभी बस ये समझो कि लाइसोसोम एक बेसिकली मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये चीज समझ में आ रहा है? इन्हें क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोला जाता है। अब देखो
इसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व हो रहा है, हेल्प कर रहा है, फिर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, ये एक्चुअल में बनाया गया था ईआर के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाते हैं। इन एंजाइम्स को कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। लेकिन इसको पैक करने का काम, इसको एक मेम्ब्रेन के द्वारा पैक करने का काम गोल्जी एपरेटस का होता है। यानी कि ये जो लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? इसमें ईआर और इसमें बेसिकली गोल्जी एपरेटस, ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो गोल्जी एपरेटस को बनाने में इनका रोल होता है और साथ साथ हमारे ईआर का भी रोल होता है। अब ईआर का जो रोल होता है वो आपके लाइसोसोम जब टॉपिक जहां पर गिवन है वहां पे अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि लाइसोसोम को पैक करने का भी काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट, दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। अब देखो बोल रहा है कि इनका कनेक्शन होता है इसके मेम्ब्रेन से, ईआर के मेम्ब्रेन से। क्यों कनेक्शन होगा? क्योंकि इनके फंक्शंस और इनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं ना। अभी हमने देखा कि जो बनाया है ईआर, जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है, जो मटेरियल सिंथेसाइज करता है हमारा ईआर, वो भेज देता है। किसको भेजता है? ईआर हमारे गोल्जी एपरेटस को भेजता है। गोल्जी एपरेटस फिर इसको मॉडिफाई करती है, इसको पैक करती है, उसके बाद ये अपने अलग अलग टारगेट्स पे भेजती है। तो इनके फंक्शंस आप देख रहे हो कि रिलेटेड है। फिर इन दोनों से ही हमारे लाइसोसोम बन रहे हैं। तो बेसिकली इनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं, इसीलिए ये इनका जो मेम्ब्रेन है वो ऑफन क्या होता है? कनेक्टेड होता है, कनेक्शंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो जब लाइन बताया गया था ना कि द मेम्ब्रेन ऑल्सो ऑफन हैव कनेक्शन विथ मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड देयरफॉर, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये दूसरा पोर्शन कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। इसका मतलब क्या है? देखो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है बुक में देख लेना आप, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके जगह पर हम लोग इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट भी बोलते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट भी बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का पार्ट कहलाते हैं कौन कौन? ईआर, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्यों ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन ऑर्गेनिल आते हैं? देखो हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं ना एक्चुअल में कि कुछ कुछ ऑर्गेनिल को मिलके हम एक टर्म दे दिए हैं, दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन ऑर्गेनिल आता है? 4 ऑर्गेनिल आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर लिख रहे हैं, गोल्जी एपरेटस आ गया दूसरा, तीसरा आ गया लाइसोसोम जो हम अभी बताए, चौथा होता है हमारा वैक्यूल। तो ये चारों होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। बस एक चीज याद रखना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट 4 ऑर्गेनिल होता है, दैट इज ईआर, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये 4 याद रखना आप, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। तो और यही सिर्फ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही सिर्फ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों होता है? क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अभी बताया कि यहाँ से ईआर भेजेगा, फिर इन दोनों से ही बेसिकली हमारा लाइसोसोम बनता है। तो बेसिकली इनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो आई होप आपको गोल्जी एपरेटस समझ में आ गया होगा। तो गोल्जी एपरेटस में हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहला पॉइंट, इसको सबसे पहले देखने वाले और इनके बारे में डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, और इन्होंने अपने नाम पे ही इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। दूसरा हमने पढ़ा ये पैरेलल अरेंज्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। यहाँ पे देख सकते हो, इन्हें हम सिस्टर्स बोलते हैं। इंडिविजुअल सिस्टर्स के मिलने से पूरा का पूरा गोल्जी एपरेटस बना है। फिर हमने बताया कि ईआर के साथ इनका क्लोज एसोसिएशन होता है, क्योंकि इनका और ईआर का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। वो कैसे? यहाँ पे हम आपको बताया कि जो मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है ईआर के द्वारा, उसको पैक करने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम और उसको अलग अलग टारगेट्स के पास पहुंचाने का काम हमारा जीए का होता है, यानी कि गोल्जी एपरेटस का होता है। फिर हमने इसका फंक्शन डिस्कस किया, वही जो पहला हमने बताया कि इसको स्टोर करने का मतलब, जो मटेरियल ईआर के द्वारा बनाया गया है ना, उसको लेना, उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको पैक करने का काम वेसाइकल्स में यानी कि थैलियों में, ये काम किसका है? हमारे जीए का है। फिर कॉम्प्लेक्स शुगर बनाए जाते हैं सिंपल शुगर से। सिंपल शुगर को
कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करने का काम जीए का होता है। फिर हम बताएं कि इसमें लाइसोसोम को भी बनाने का इनका खासा रोल होता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल आते हैं। ये चारों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल आ गए? हमारे ईआर आ गया, जीए आ गया, दैट इज गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम आ गया, वैक्यूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।